नमो नमो मित्रों, शिक्षा सर्वस्व में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके समक्ष लगभग मैं सीटेट का 300 हिंदी क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ, जो कि हिंदी भाषा भाषा से संबंधित क्वेश्चन। यह जो भी पूछा गया है आपका 2016 से लेकर के 2021 तक का जो भी पेपर है आपका, हर एक पेपर का लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, समझ रहे हैं मेरी बात को, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 जो भी है इसका पेडागोजी जो भी है 15 नंबर का जो भी पूछता है, वह पैसेज के अतिरिक्त जो 15 नंबर आता है, हर एक पैसेज का मतलब पेडागोजी का यहाँ पर मैं करूँगा, जो कि लगभग में 250-300 क्वेश्चन इसमें आपके समाहित होंगे। आप यदि इन सीरीज को देख लेते हैं तो बिल्कुल इसके अतिरिक्त आपको कहीं भी भटकने का ज़रूरत नहीं होगा। तो हम चलेंगे बिना समय व्यस्त करते हम चलेंगे डायरेक्ट आगे। और सबसे पहला क्वेश्चन हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 106 नंबर में चलेंगे। कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ करा एक प्रश्नोत्तरी भाषा अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना। यहाँ पर मैं एक अंत्याक्षरी मात्र आयोजन करना, ये भी कोई उचित नहीं है बात, लेकिन फिर भी यहाँ पर में देखा जाए तो यहाँ क्या कर रहा है आपको कि मात्र शब्द का प्रयोग। यहाँ यदि आप मात्र शब्द देख रहे हैं तो मात्र शब्द देखते ही दोनों कान को खड़ा कर लेना है कि भाई यहाँ मात्र शब्द का क्या मतलब है। नेक्स्ट में चलेंगे, कह रहा है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। ठीक है, आगे चलेंगे। दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। भाई यहाँ दूसरों के अनुभव कुछ नहीं होता है। यहाँ ये जो दूसरों का अनुभव दिया गया है, यहाँ जो आप दूसरों का अनुभव देख रहे हैं, ये कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट में हम चलेंगे। यहाँ पर मैं नेक्स्ट में कह रहा है आपका, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। तो भाई निजी अनुभवों को लिखकर अभिव्यक्त करना ये कुछ हद तक बात बनती है, लेकिन यहाँ केवल शब्द जो आ गया ना, तो केवल शब्द यही शब्द आपका बिल्कुल गलत हो गया। यह केवल शब्द, उसके बाद मात्र शब्द, ठीक है, दूसरों का अनुभव शब्द, ये सब शब्द जहाँ भी आएगा वहाँ पर में आप बिल्कुल समझना कि यहाँ गलती ही गलती, गलत ही गलत है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर में आपका कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। तो यहाँ पर में यदि केवल सौंदर्यता रहती तो भी आपकी बात नहीं बनती, लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्या कर रहा है, भाषा की बारीकी शब्द कर रहा है। तो भाषा की बारीकी जैसे ही होगा तो यहाँ समझ जाना है आपको कि यहाँ बिल्कुल यही सही आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 107 पर में। तो 107 पर में थोड़ा सा आप, ये क्वेश्चन वीडियो लंबा होगा, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें वीडियो, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। कि यह एकमात्र वीडियो ऐसा है जो कि आपको पूरे इसमें यूट्यूब जगत पर में आपको केवल एकमात्र वीडियो मिलेगा जो इसमें इतना लंबा और इसका ये मटेरियल इसमें कि लगभग में 300 क्वेश्चंस आपको भाषा संबंधित एक ही वीडियो में समाहित मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट में हम देखेंगे कि 107 में क्या कर रहा है कि ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है, तो एकमात्र उद्देश्य है। यहाँ पर मैं जैसे ही आप देखेंगे कि भाई एकमात्र उद्देश्य है, तो एकमात्र उद्देश्य देखते ही आपको कान खड़ा कर लेना है कि एकमात्र उद्देश्य कभी हो ही नहीं सकता है। क्या होगा, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो चलिए आगे देखते हैं कि यह क्या होगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर में, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कभी नहीं होगा, ठीक ना। सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो यहाँ सबसे कम महत्वपूर्ण भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर में, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चलिए फिर आगे चले। नेक्स्ट में कह रहा है पढ़ने का अर्थ है। पढ़ने का क्या अर्थ है, तो पढ़ने का अर्थ है, यहाँ पर में देख लेंगे आप, पढ़ने का अर्थ है पढ़कर समझना या वर्णमाला का ज्ञान या वाक्यों को पढ़ना या शब्दों को पढ़ना। यहाँ पर बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा पढ़कर समझना। फटाफट हम चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 109 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई है। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। प्रश्न रिक्त की ओर संकेत करता है।
समझ रहे हैं बात को। तो क्या कर रहा है प्रश्न, रिक्त की ओर संकेत करता है। किसके ओर संकेत कर रहा है यहाँ, व्याकरणिक ज्ञान की ओर, या भाषा की बारीकी की तरफ, या व्याकरण की परिभाषा, या भाषा संरचना। तो यहाँ पर मैं आपको क्या कर रहा है, भाषा की बारीकी शब्द यहाँ पर में आपको सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका भाषा की बारीकी, यहाँ पर में आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट में चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आंसर में चलेंगे, क्वेश्चन में चलेंगे। 110 में कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक पूछ रहा है यहाँ, तो सर्वाधिक क्या हो जाएगा यहाँ पर में, हाँ रेडियो नाटक, उसके बाद कविता पाठ, रेडियो नाटक या कविता पाठ, या आयु अनुरूप साहित्य, या समाचार पत्र। यहाँ पर में आपको क्या हो जाएगा कि आयु अनुरूप साहित्य, यह बिल्कुल आपका सही होगा। और सब जो भी है आपका समाचार पत्र, कविता पाठ, रेडियो नाटक, ये सब सेकेंडरी आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट में सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, तो आयु अनुरूप साहित्य। जैसे ही आप आयु अनुरूप देखेंगे तो वहाँ पर मैं आपको करना है, क्योंकि ये जो अवस्था है, मान लीजिए क्लास 5 के बच्चा है और वो क्लास 5 में आप यदि हाई लेवल का दे देते हैं, क्लास 2 में हाई लेवल का देते हैं मतलब उसका पाठ, तो वहाँ पर में परेशानी ही परेशानी होगी। चलिए इसका आंसर हो गया आपका आयु अनुरूप साहित्य। नेक्स्ट में देखेंगे हम कि गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार पूर्णतः सत्य है, या पूर्णतः असत्य है, या आंशिक रूप से सत्य है, या निराधार है। तो यहाँ पर मैं निराधार हम कर ही नहीं सकते हैं, समझ रहे मेरी बात को, कि यहाँ हम निराधार कह ही नहीं सकते हैं, निराधार नहीं कह सकते हैं। तो क्या होगा भाई, तो निराधार नहीं होगा तो एक मिनट, निराधार नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ देख लीजिए क्या कह रहा है कि पूर्णतः सत्य है या पूर्ण असत्य है। आप किसी भी भाषा को यदि किसी भी क्लास में, या गणित का क्लास हो, विज्ञान का क्लास हो, या कोई अदर सब्जेक्ट का क्लास हो, तो उसमें आप जब बातें करते हैं और चीज़ों को समझते हैं तो किस चीज़ से समझते हैं, डायरेक्ट समझ लेते हैं क्या, गणित में समझते हैं क्या, हाँ विज्ञान में समझते हैं क्या, मतलब गणित की भाषा, गणित जो पढ़ाते हैं आपको, विज्ञान पढ़ाते हैं, तो उसमें कोई ना कोई भाषा आपको, लैंग्वेज उसमें समाहित की जाती है, जिस माध्यम से, जिस भाषा के माध्यम से आप उन चीज़ों को समझ पाते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ, पूर्णतः सत्य है, यह नहीं होगा, यहाँ पूर्णतः सत्य नहीं हो पाएगा। उसके बाद पूर्णतः असत्य है, ये भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप सीखते हैं भाषा के माध्यम से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर में आपका आंशिक रूप से सत्य है, ठीक है ना, यहाँ आंशिक रूप से सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम। नेक्स्ट में कह रहा है क्या, नेक्स्ट में कह रहा है कि जब प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके, या सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके, ये सभी। तो यहाँ पर मैं आपको 3 के 3 ऑप्शन है, ये भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके, ये भी सही होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ कि यहाँ पर बता दूं ये भी सही होगा। नेक्स्ट में आपका यही भी सही होगा और ये भी सही होगा। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 4, ये सभी सही है, ठीक है। चलेंगे अब नेक्स्ट में चलेंगे हम, नेक्स्ट में 100 कितना था, 112 था, 113 में चलेंगे। अब 113 क्वेश्चन, 113 नंबर में चलेंगे। 113 नंबर में देखेंगे हम, 113 नंबर में क्या कह रहा है कि बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब अपने पाठ्य पुस्तकें हों, भाषा का समृद्ध परिवेश हो, या सरल साहित्य का चयन हो, ठीक है, या परीक्षाओं का आयोजन हो। यहाँ पर परीक्षा के आयोजन से बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएगा। सरल साहित्य का चयन हो तो इसमें भी कोई थोड़ा सा उतना नहीं है, इससे भी नज़दीकी कोई होगा, देखेंगे। भाषा का समृद्ध परिवेश हो तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा,
भाषा का समृद्ध परिवेश हो। यदि भाषा समृद्ध परिवेश आपको दे रहा है, यहाँ आप जो भी संप्रेषण करेंगे, यहाँ जो भी आप भाषा सीखेंगे, वहाँ पर में आपको सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा महत्वपूर्ण, तो भाषा का समृद्ध परिवेश यह एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। इससे पहले एक वीडियो मैं बताया था आंशिक रूप से, जो कि यहाँ पर में आपका ये हो जाएगा नंबर 1, पूर्णतः सत्य है। ठीक है ना, गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह पूर्णतः सत्य है, इसमें कोई भी रूप नहीं है ऐसा हो। चलिए नेक्स्ट में हम देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन में। 114 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम चलेंगे क्वेश्चन में। कह रहा है यहाँ पर में कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह आपका 6 to 8 का क्वेश्चन है, जो कि उच्च प्राथमिक स्तर बता रहा है और सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। आप इसको यदि सही से देखेंगे तो बिल्कुल यही सब फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर बिल्कुल मिक्स रहता है, तो आप इसको सही से यदि कर लेते हैं तो फर्स्ट पेपर भी आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या करा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मैं इधर उधर का नहीं कोई काम करवा रहा हूँ आपसे, बस यह जो पूछा गया क्वेश्चन है, इसी पूछा हुआ पीछे साल का जो भी क्वेश्चन है उसके माध्यम से आप देख रहे होंगे कि यह आपका सेट दिया गया है यहाँ पर में, और यही क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से मैं करवा रहा हूँ। ये नहीं कि मैं अपने मन से कहीं से लाया हूँ और या कुछ, यह CBSE के थ्रू जो एग्ज़ाम हुआ है उसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट लेकर के आया हूँ। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे। कह रहा है यहाँ उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या होगा, तो अवलोकन, जांच सूची, साक्षात्कार सूची या लिखित परीक्षा। अब बताइए यहाँ पर मैं उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, अवलोकन, उसके बाद जांच सूची, यहाँ जांच सूची तो होगा नहीं, साक्षात्कार सूची, ये साक्षात्कार भी क्या होगा भाई, ठीक ना, तो अवलोकन, यहाँ अवलोकन भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ लिखित परीक्षा। समझ रहे बात, लिखित परीक्षा के माध्यम से भी व्यक्ति, आप उच्च प्राथमिक स्तर पर में लिखित परीक्षा के माध्यम से भी भाषा की आकलन की जा सकती है। समझ रहे बात को, कि लिखित परीक्षा भी उच्च प्राथमिक स्तर पर में हो सकता है, क्योंकि यदि यहाँ प्राथमिक स्तर रहता तो यहाँ फिर नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ उच्च प्राथमिक स्तर पर में आप लिखित परीक्षा के माध्यम से भी भाषा का आकलन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो चलेंगे हम। नेक्स्ट में देखेंगे, कह है कि द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है कि प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप रिक्त दक्षता प्राप्त करना, उच्च, सर्वोच्च, औसत या बुनियादी। तो आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है, तो प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप, जो प्राकृतिक भाषा ज्ञान में जो ज्ञान है उसके अर्जित दक्षता के अनुरूप रिक्त दक्षता प्राप्त करना, बुनियादी है या उच्च है या सर्वोच्च है, औसत है, बुनियादी है। क्या हो जाएगा यहाँ पर में, उच्च है। ठीक है ना, यहाँ उच्च हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ सर्वोच्च नहीं होगा, औसत नहीं होगा, बुनियादी भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, उच्च है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलेंगे हम। नेक्स्ट में 116 नंबर में चलेंगे। 116 नंबर कह रहा है भाषा के विभिन्न कौशलों को रिक्त रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। भाषा के विभिन्न कौशलों को रिक्त रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है, क्रमिक, एकीकृत, उच्च या निम्न। तो क्या कर रहा है, भाषा के विभिन्न कौशलों को हम क्रमिक रूप में, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, यहाँ क्रमिक रूप में यहाँ कर रहा है, तो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा आपका कि हम भाषा के विभिन्न कौशलों को, जो भी हमारा यह 4 कौशल है, इन चारों कौशलों को हम क्रमिक रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। समझ रहे बात को, चलिए नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 17 में। 117 में 117 में क्या कर रहा है कि व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। यहाँ व्याकरण शिक्षण के बारे में बता रहा है कि व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। तो आगमन विधि, निगमन विधि,
सूत्र विधि या पाठ्य पुस्तक विधि। यहाँ पर मैं आपको बता दूं पाठ्य पुस्तक विधि नहीं होगा, फिर बता दूं यहाँ सूत्र विधि नहीं होगा, फिर बता दूं यहाँ निगमन विधि नहीं होगा, तो क्या होगा, आगमन विधि ही यहाँ पर में सबसे महत्वपूर्ण होगा, सही होगा। आगमन विधि निगमन विधि क्या होता है भाई, तो आगमन विधि यह होता है कि पहले उदाहरण उसके बाद नियम। तो यदि व्याकरण पढ़ाते समय यदि आप व्यक्ति को बच्चा को क्या करेंगे, पहले उदाहरण समझाएंगे उसके बाद नियम समझाएंगे तो बिल्कुल आसान से समझ जाएगा, ठीक है ना। और निगमन विधि में पहले नियम उसके बाद उदाहरण, यह थोड़ा सा टेढ़ा होता है। जैसे मैं उदाहरण बता दूं कि कोई बच्चा है उसको यदि आप पहले मिठाई देते हैं फिर कहते हैं कि आप ये काम करो, तब वो आराम से करेगा। लेकिन पहले आप कह देंगे काम कर लो और उसके बाद बोलेंगे कि मिठाई देंगे, तो ये थोड़ा सा सही नहीं है। समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट में 18 नंबर चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार रिक्त से जुड़ा है। विषयों की विभिन्न भाषाओं संपूर्ण पाठचर्याओं में भाषा या हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों या विज्ञान संबंधित शब्दावली। बताइए क्या हो जाएगा इसका। तो हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की रिक्त की चुनौतियों और रिक्त को संबोधित करने का एक प्रयास है। संस्कृति समस्याओं अवसरों, भाषा स्थिति संस्कृति या भाषा स्थिति अवसर। क्या कह रहा है, त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की संस्कृति की चुनौतियों और यहाँ बता दूं थोड़ा सा, तो यहाँ पर में हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर की भाषा स्थिति और संस्कृति। त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और संस्कृति को संबोधित करने का एक प्रयास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 120 में करा है यहाँ पर में कि लिखने की क्षमता का विकास बोलने सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः असत्य है या पूर्णतः सत्य है या आंशिक रूप से सत्य है या पूर्णतः निराधार है। क्या हो जाएगा, फिर से देख लेंगे क्वेश्चन। देखिए, लिखने की क्षमता का विकास बोलने सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार पूर्णतः सत्य है, ठीक है। यह क्या है, तो पूर्णतः आपका सत्य होगा कि लिखने की क्षमता जो है सो विकास बोलने सुनने और पढ़ने ये सब के संगति में आपका विकास यह है। तो यहाँ पर में पूर्णतः सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट में चलेंगे हम। चलिए, यह एक आपका भाषा 1 कंप्लीट हुआ। अब हम भाषा 2 में चलेंगे। चलिए, इससे पहले आपका एक हो गया, कौन सा हो गया एक, तो एक हो गया भाषा 1, ठीक है। अब भाषा 2 में हम चलेंगे। भाषा 2 में चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका 136 से। जैसे यहाँ पर में आप देख सकते हैं कि यहाँ कह रहा है लास्ट में कि 129 से 135 तक आपका यहाँ होगा। 135 के बाद 36 से हम लोग चलेंगे, 36 से चलेंगे 36 में कह रहा है कि पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। कह रहा है कि पाठ में से 3 प्रकार के संज्ञा का उदाहरण खोज करके लिखिए। क्या होगा, आप जब पाठ पढ़ा रहे हैं तो उस समय कर रहे हैं आपकी खोज करके लिखने के लिए क्या, तो 3 प्रकार के संज्ञा को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अभ्यास प्रश्न रिक्त का उदाहरण है। संदर्भ में व्याकरणक जटिलता या व्याकरण पर अत्यधिक बल, व्याकरण कंठस्थ करने। तो भाई मेरे यहाँ पर में ये कभी नहीं होगा, व्याकरण कंठस्थ होगा ही नहीं। कंठस्थ देखते ही आप कान खड़ा कर लेना। व्याकरण पर अत्यधिक बल यहाँ भी आपको बिल्कुल नहीं होगा। व्याकरणिक जटिलता, ये भी जटिलता भी नहीं होगा। क्या होगा, संदर्भ में व्याकरण। आप मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते क्या कर रहे हैं आप, तो जैसे ही आप आ गया कोई ऐसी संधि आ गई, ठीक है ना, जैसे आप देखेंगे विद्यालय आ गया, आप बता देंगे बच्चों विद्यालय कैसे होता है, तो आप यहाँ डायरेक्ट कर देंगे कि विद्या प्लस आलय,
ठीक है ना। तो आप जैसे ही विद्या प्लस आलय कर देंगे तो आप यहाँ पर में बोर्ड पर में लिखेंगे विद्या प्लस आलय, तो यहाँ पर में ये हो जाएगा विद्यालय हो जाएगा, शब्द भी हो जाएगा और बच्चा समझ भी जाएगा और उसको मतलब संदर्भ में व्याकरण भी कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है। और उसके अलावा और आप क्या करेंगे, तो आप जब उसको पढ़ाते समय कहेंगे कि भाई बच्चों इसमें से क्या कीजिए, तो जो भी दीर्घ संधि का उदाहरण है उसको उसमें से चयन कीजिए। ठीक है ना, उसका चयन करके उसको लिखिए। तो यह एक व्याकरण संदर्भ में व्याकरण है। ठीक है ना। तो व्याकरण जटिलता कभी नहीं होगा, अत्यधिक बल नहीं होगा, कंठस्थ नहीं होगा। तो संदर्भ में व्याकरण एक व्याकरण का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट में 37 में 137 137 में कहा है कि जब प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न है, सबसे भाषा क्षमता का सबसे कमजोर प्रश्न क्या होगा, तो आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए लिखिए। नेक्स्ट में समाचार चैनलों के कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित अपने विचार लिखिए। ठीक, यहाँ भी विचार है। यह आपका हमेशा जब पूछा जाए आपसे, क्या पूछा जाए आपसे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न पूछिए, भाषा आकलन का कमजोर प्रश्न, वहाँ पर क्या कर लेना है, जो सबसे गया गुजरा रहेगा, जो प्रश्न सबसे गया गुजरा रहेगा उसको खोजना है। कमजोर पूछ रहा है तो कमजोर ही खोजेंगे हम, बलवान को अलग कर देंगे और कमजोर को पकड़ लेंगे। तो यहाँ एक बलवान हमको कौन मिला है, एक बलवान कौन मिला, समाचार चैनलों के कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित अपने विचार को लिखिए। भाई जैसे ही विचार यहाँ हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा। सही होने का मतलब यह क्या हो गया, गलत हो गया, मतलब यह नहीं होगा। ठीक है। लेखक ने अपने जीवन की किन दो घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है। ठीक है, आगे चलेंगे। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप से ले सकता है, यह भी आपका सही है। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा आपका, देखिए इन दोनों में से आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए लिखिए। ठीक है, यह आपका हो गया। लेखक ने अपने जीवन की किन दो घटनाओं को महत्वपूर्ण दिया, तो बस केवल यहाँ पर मैं एक शाब्दिक शब्द हो गया, यहाँ दो घटना पूछ रहा है। लेखक ने अपने जीवन की किन दो घटनाओं को महत्वपूर्ण बताता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर में सिर्फ दो घटना जो है उसको बता देगा, बात बन गई। इसीलिए यहाँ पर में यह एक वर्ड आंसर हो गया, इसीलिए इसको बिल्कुल हम गलत मानेंगे। इसके आधार पर में हम कमजोर प्रश्न जो पूछ रहा है, कमजोर प्रश्न यही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट में हम चलेंगे, नेक्स्ट में आप समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे आपका 38 में चलेंगे। 38 पूछ रहा है आपसे कि हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है साहित्यिक लेखन एवं पुरस्कार। भाई मेरे जैसे ही पुरस्कार दिखे आप कान खड़ा कर लेना, यहाँ पर में पुरस्कार जैसे ही दिखे पुरस्कार आप कान खड़ा कर लेना। भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ, भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ। चलिए आगे चलेंगे। साहित्यिक संगोष्ठियों में भागीदारी, आगे चलेंगे। भाषा की परिभाषाओं का याद करना, यह तो याद करना जैसे ही आया बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या पूछा है कि हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, यहाँ पर में आपका सिर्फ दो देखना है, 2 और 3 में से क्या होगा सबसे महत्वपूर्ण, भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ या साहित्यिक संगोष्ठियों में भागीदारी। मेरे भाई भागीदारी लेने से क्या फायदा है, हाँ साहित्यिक संगोष्ठी में भागीदारी यदि आप ले लेते हैं तो इससे क्या मतलब है। लेकिन यदि भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ है आप में, आप जानते हैं उसको, तो यहाँ पर में आपका हो जाएगा सही। तो नंबर 2 आपका भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ, यहाँ पर में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर में इसको आप बिल्कुल सही समझेंगे। नेक्स्ट चलेंगे हम, नेक्स्ट में 39 में चलेंगे। 39 में कह रहा है भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, समझ रहे हैं मेरी बात को। व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, किसके लिए, तो भाषा शिक्षण के लिए। तो चलेंगे ऑप्शन में, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन, बच्चों के भाषा प्रयोग का कक्षाई अवलोकन, बच्चों के पढ़ने लिखने की कुशलता का अवलोकन, या बच्चों की उच्चारण त्रुटियों का पर अत्यधिक ध्यान देना। देखिए यहाँ पर मैं ये सब बच्चा के तरफ यदि झुका समझो कि गया,
प्रश्न गया क्या, कहाँ गया प्रश्न, बच्चा की तरफ झुका है इसीलिए प्रश्न गया। तो यहाँ पर में बच्चा वाला ये हो जाएगा बिल्कुल गलत, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट में बच्चों के पढ़ने लिखने की कुशलता का अवलोकन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या होगा। बच्चों के भाषा प्रयोग का कक्षाई अवलोकन, यहाँ भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन, यहाँ जैसे ही आपको निरंतर कह दिया, बहुमुखी कह दिया, निरंतर कह दिया, तो यहाँ पर में आपका बिल्कुल यही सही होगा, यही सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि निरंतरता इसमें आई है। और बच्चों के भाषा प्रयोग का कक्षाई अवलोकन, ठीक है भाई, ये भी सही है, लेकिन हमें इससे बेटर मिल रहा है ऊपर में, तो हम क्यों नहीं उसमें जाएंगे। यहाँ पर में बच्चों के पढ़ने लिखने की कुशलता का अवलोकन, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर में आप ये जो है ना, यहाँ नंबर 1 यह बिल्कुल सही है, ऑथेंटिक। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे हम, नेक्स्ट में 39 40 में चलेंगे। 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है। क्या करते समय, तो पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है। संभवतः मुदित रिक्त से ग्रस्त है। अब पढ़ने से संबंधित देखिए यहाँ पर में 4 चीज़ दिया गया है, समझ रहे मेरी बात को, 4 चीज़ दिया गया है। तो 4 चीज़ में अब इसमें समझना है आपको कि कौन सा होगा पढ़ने से संबंधित। तो बताइए कि डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया जो होता है आपका, तो डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया लेख होता है, लेक्सिया लेख। तो लेख क्या होता है, लेख का मतलब लेख, एक लेख होता है। लेख को हम क्या करते हैं, लेख को पढ़ते हैं ना, जैसे ही हमको लेख आया, डिसलेक्सिया समझ में आया दिमाग में, पढ़ने के संबंधित, समझ जाना कि डिसलेक्सिया यही सही होगा। समझ रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यही सही होगा, बिल्कुल यही सही होगा, क्योंकि डिसलेक्सिया है, ठीक है। चलिए डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया ग्राफ बनाना। आप क्या करते हैं, कॉपी पर में पेन लेते हैं, पेंसिल लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं, लाइन खींचते हैं, क्या होता है, ग्राफ करना, ठीक है ना। तो यह ग्राफ का मतलब जैसे हो गया लिखने से संबंधित दोष हो गया, ओके। उसके बाद यहाँ आपका लिखने से संबंधित दोष हो गया। नेक्स्ट में अफेजिया, अफेजिया यहाँ पर में आपके मौखिक संबंधित हो गया, बोलने से संबंधित, मुख से संबंधित हो गया यहाँ। उसके बाद डिसकैलकुलिया, भाई कैलकुलिया क्या करते हैं हम, कैलकुलेटर से क्या करते हैं, मैथ को गणना करते हैं कि नहीं। तो कैलकुलिया कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर में आपका कैलकुलिया बिल्कुल सही हो गया आंसर, किसके लिए, कैलकुलेटर के लिए। यहाँ पर में ये भी गलत होगा, यहाँ ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो डिसलेक्सिया, ओके। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे हम। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपका 41 नंबर, 41 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। कहा है कि प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ कैसा हो। प्रारंभिक, देखिए क्वेश्चन में ही आपका छुपा हुआ है। कौन छुपा हुआ है भाई, क्वेश्चन में ही आपका चोरबार छुपा हुआ है। प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण, तो प्रारंभिक जैसे ही आपने देखा तो प्रारंभिक सोच लेना कि भाई बच्चा का ही होगा। और ये बच्चा में क्या होता है, तो बच्चा का कुछ खास होता है विशेषता, थोड़ा सा हुलुक बुलुक उसको देखना अच्छा लगता है, कुछ रंगीन देखना अच्छा लगता है, कुछ कलर देखना अच्छा लगता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर में आप सोच लो कि बच्चों में साहित्यिक लेखन की क्षमता का ही विकास करें। हे भगवान, ये क्या बात कह दिया यहाँ पर में, साहित्यिक लेखन क्या होगा यहाँ पर में, क्यों होगा, क्योंकि उसको हमको थोड़े ना, यहाँ 50 साल का बच्चा है प्रारंभिक स्तर पर में, उसको हम मतलब क्या करेंगे, साहित्यिक लेखन हो और उसका क्षमता का ही विकास हो, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुँचाने के उद्देश्य रखते हों। चलिए नेक्स्ट में कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य न रखते हों, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास हो, या ही जैसे ही आया गलत हो गया। यहाँ कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य न रखते हो, बिल्कुल गलत। क्या हो जाएगा, कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य रखते हो, पहले से जो निर्धारित है उसको समझाने का उद्देश्य रखना। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे, समझ गए बात, 2 नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। अब चलेंगे हम 42 नंबर में। क्या कहे, बच्चों में पठन के प्रति रुचि
करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त रिक्त सामग्री का विकास किया जा सकता है। रिक्त सामग्री का विकास किया जा सकता है। सरल, पूरक, जटिल या मूल्य परक। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर में पूरक। क्या होगा? पूरक। बोलिए, पूरक। क्या कराए? बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करने के लिए। अब बताइए कि छोटा छोटा बच्चा है, अब वो छोटा छोटा बच्चा है, उसको हम क्या कर रहे हैं? तो उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो उसको पढ़ाते समय रुचि जगाने के लिए, जागृति करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त, मान लीजिए किताब है, कॉपी है, पेन है, ये है, इसके अतिरिक्त रिक्त सामग्री, कौन सी सामग्री का विकास किया जा सकता है? कौन सी सामग्री उसको देंगे जो उसको पढ़ने में मन लगे? तो क्या देंगे उसको? तो कभी चित्र दिखा देंगे, कभी उसको डांस करके दिखाएंगे, कभी उसको कुछ करेंगे, कभी उसको मतलब गाना गा के सुनाएंगे। यह सब जो है ना, कभी पेंसिल घुमा के दिखाएंगे, कभी उसको घूम के दिखाएंगे, कभी उसको मतलब अभिनय करके दिखाएंगे। तो यह आपका पूरक का यही होगा आपको वहाँ पर में। समझ गए बात कि नहीं? पूरक क्या होता है? तो वहाँ पर में जो बच्चा है उसको मन कैसे लगे उसकी पूर्ति करने के लिए यहाँ पर में ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे, फटाफट नेक्स्ट पढ़ेंगे। 43 नंबर में क्या कर रहा है कि भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। समझ रहे हैं बात की नहीं? भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना। भाषा जो है सो यह नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानने के लिए उसका विश्लेषण करना, व्याख्या करना उच्च प्राथमिक स्तर। अब फिर देख लीजिए उच्च प्राथमिक पूछ रहा है, तो उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8 का पूछ रहा है। इसके लिए भाषा शिक्षण का एक क्या है? निरर्थक है। रे निरर्थक कभी नहीं हो सकता है भाई, निरर्थक कभी नहीं होगा। कमजोर है कभी नहीं होगा। सर्वोपरि कभी नहीं होगा। क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा। कान खड़ा कर लीजिए, जैसे ही सर्वोपरि और महत्वपूर्ण मिले तो महत्वपूर्ण शब्द का आपका आंसर देना है। नेक्स्ट चलेंगे, कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। क्या सहायक है? क्या सहायक है बोलो? तो पाठ्य सामग्री को दोहराना। हे भगवान, यहाँ दोहराने की कोई बात ही नहीं आ रही है। यहाँ दोहराना जैसे ही मिले आप काट दो, पहले से काट दो। क्लोज परीक्षण, लिखित परीक्षा या नाटक का मंचन। अब बताओ यहाँ पर में लिखित परीक्षा नहीं होगा। कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। क्या सहायक है? तो नाटक का मंचन। भाई हम नाटक मंचन करते हैं तो वहाँ पढ़ते क्या हैं, ठीक ना? लिखित परीक्षा, तो वहाँ लिखित परीक्षा से भी कुछ नहीं तात्पर्य है। क्या होगा? क्लोज परीक्षण। क्लोज परीक्षण क्या होता है समझा दूँ थोड़ा सा मैं आपको। क्लोज परीक्षण देखिए, कोई यहाँ पर में पंक्ति दी गई है, ठीक है, जो यहाँ पर में देख लीजिए, इसको देखो आप, ये देखो पंक्ति दी गई है, इसमें क्या कर रहा है आपको? यहाँ पर रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आप क्या करेंगे? तो 8 कक्षा के मतलब पाठ को अवबोधन क्षमता की बढ़ाने के लिए, पढ़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए उसमें से एक शब्द निकाल दिया है यहाँ पर में। इस शब्द में कहा रहा है कि इसमें भरो। भरो क्या भरोगे? यहाँ आपको सोचना पड़ेगा, बुद्धि विकास करना पड़ेगा। वही जो यहाँ रिक्त स्थान जो आती है ना, वही आपका क्लोज परीक्षण होता है। समझ गए कि नहीं बात? चलिए नेक्स्ट चलेंगे, 45 में चलेंगे। क्या कर रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या कम सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर में परिचर्चा, यहाँ बिल्कुल परिचर्चा आपका महत्वपूर्ण है। श्रुतलेख, आगे चले देखेंगे। संवाद अदायगी, रे भाई संवाद संप्रेषण जो है सो बड़ी महत्वपूर्ण है। सृजनात्मक लेख, ये भी सही है, लेकिन श्रुतलेख आप उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण जब खोजेंगे ना भाषा विकास में, तो श्रुतलेख में क्या लगता है? कान से सुनो और डायरेक्ट लिखते चलो, कान से सुनो और लिखते चलो, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर में ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसीलिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण से भाषा पर में, जिसके कारण से यहाँ पर में श्रुतलेख सबसे कम महत्वपूर्ण है इन चीज़ों में, इन चारों में। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे हम नेक्स्ट में चलेंगे 46 नंबर में। पढ़ने का संबंध रिक्त से है।
अब बताओ, जब भी आएगा क्या आएगा, जब भी पढ़ने का संबंध रिक्त से आएगा ना, तो दोनों कान को खड़ा कर लेना। पढ़ने का मतलब क्या, पढ़ने का मतलब क्या, अर्थ। डायरेक्ट आप पढ़ते हैं किसके लिए, अर्थ के लिए। मैं इससे पहले भी एक क्वेश्चन में बता चुका हूँ, केवल अर्थ। पढ़ने से संबंधित जैसे ही आए, पढ़ने का संबंध किससे है, पढ़ने का संबंध शुद्धता, बिल्कुल गलत। तीव्रता, बिल्कुल गलत। अक्षर ज्ञान, बिल्कुल गलत। किससे, अर्थ ज्ञान से। यदि आप में अर्थ ज्ञान है तो आप उसको सही सफल कर सकते हैं। पढ़ने का संबंध अर्थ से है। समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। कर है कि 47 नंबर में, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरे विषयों का ज्ञान देना, विषय की शब्दावली का विकास करना, अन्य विषयों का कार्यभार कम करना, या हिंदी की पाठ्य पुस्तकों को समावेशी बनाना। यहाँ पर मैं उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो हिंदी, मान लो कोई कभी इंग्लिश का कोई शब्द दे देते हैं, कभी कोई शब्द दे देते हैं, कभी कोई शब्द दे देते हैं, उसमें क्या है, आप उस भाषा को बहुविकास बनाते हैं, ठीक है ना। तो समावेशी करते हैं, सभी भाषाओं को एकत्रित उसमें करते हैं, कोई कोई शब्द उसको आप विकास करते हैं। इसीलिए यहाँ पर हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है। समझ गए मेरी बात को। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट में 47 के बाद 48 पे लेंगे, बस 2 क्वेश्चन बचा है इसमें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। बच्चों में क्या होती है, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा परिचित भाषा जल्दी सीखेगा, नई भाषा आसानी से सीखेगा, या पढ़ना लिखना जल्दी सीखेगा, सुनना बोलना जल्दी सीखेगा। क्या कह रहा है कि बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। अब एक बात बताइए, यहाँ प्रश्न आ गया एक कि जन्मजात भाषिक क्षमता किसने दिया है, बताओ, फटाक बताओ, जल्दी से लिखो, कमेंट करो जल्दी कि किसने किया है। तो बच्चों में जन्मजात भाषा क्षमता होती है, किसने कहा है, चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चों में जन्मजात भाषा क्षमता सीखने की क्षमता होती है, ठीक है ना, भाषा सीखने की क्षमता होती है, क्या, जन्मजात। उसके बाद यहाँ पर में आएंगे, इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर, पर्याप्त अवसर यदि मिले तो बच्चा परिचित भाषा जल्दी सीखेगा, नई भाषा आसानी से सीखेगा। समझ रहे हैं बात कि नहीं। तो यहाँ पर में जो भी नई भाषा होगी ना, इसका यदि अधिक से अधिक अवसर मिले, बच्चा में तो रहता ही है, क्या रहता है, तो बच्चा में जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता रहती है। तो वह यदि एक शिक्षा शास्त्र यह पक्ष है कि पर्याप्त अवसर यदि उसको अवसर दिया जाए तो नई भाषा आसानी से सीखेगा। परिचित भाषा तो क्या, परिचित भाषा नहीं, नई भाषा, जो नया भाषा है, नया उसको नई भाषा के क्षेत्र में दे दीजिए उसको, तो वह तुरंत 1 मिनट के अंदर में कैच कर लेगा, चुटकी में कैच कर लेगा। तो जो भी इंग्लिश को हमारे, मान लीजिए कि हमें इंग्लिश भाषा मेरी कमज़ोर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इंग्लिश कमज़ोर है या हमारी हिंदी कमज़ोर है या हमारी संस्कृत कमज़ोर है, तो हम जो भाषा हमारी कमज़ोर है उसमें हम क्या करेंगे, उस भाषा में जब हम कुछ दिन रह जाएंगे तो हम जो भी मेरी नई भाषा होगी उस भाषा को हम क्या करेंगे, तो आसानी से सीख लेंगे। समझ के बाद, अवसर मिलने, पर्याप्त अवसर मिलने पर में हम नई भाषा को आसानी से सीखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर में बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट में चलेंगे, कह रहा है वाणी अस्थायी होती है और रिक्त भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है, ठीक है। शास्त्रीय, मौखिक या लिखित, पारंपरिक, तो क्या कहा, लिखित। वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है, काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। भाषा, वाणी क्या होती है, अस्थायी। ये भी प्रश्न आता है कभी कभी कि वाणी क्या होती है, तो वाणी रिक्त होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। क्या हो जाएगा, वाणी लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है।
चलिए आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर में 3 नंबर। आंसर 3 नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर में लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। ओके, कंसेप्ट क्लियर। चलिए आगे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 50। ये 30वां क्वेश्चन है। आपको मैं यहाँ पर में 15 भाषा 1 का और 15 भाषा 2 का, दोनों का हिंदी का 30 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब नेक्स्ट में और क्वेश्चन लाऊंगा दूसरे सेट से। यह एक सेट का है, फिर दूसरे सेट से, फिर उसके बाद ऐसे करके फिर इसके बाद मैं संस्कृत का भी कुछ लगभग मैं 100-150 क्वेश्चन का एक मैराथन क्लास लाऊंगा, जिसमें आप उससे बिल्कुल यदि उसको सही से कर लेते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलिए नेक्स्ट में हम चलेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे 150 नंबर का रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? तो पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना, पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना या पठित सामग्री के विरुद्ध अपनी बात रखना। ये पठित सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। अब ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना ये तो सबसे पहले हम गलत कर देंगे। ठीक, सामग्री के विरुद्ध अपनी भाषा, विरुद्ध भी गलत। विरुद्ध कैसे गलत हो जाएगा? अब 2 बचा है, 2 में हमको करना है। भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा? तो पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना या पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना। समझ गए मेरी बात को नहीं? कि आप विश्लेषण करना ये तो दूसरी बात हो गई, लेकिन आप अपनी बात को रख रहे हैं किसी पक्ष पर में, आप अपनी बात को रख रहे हैं, यह बिल्कुल सही। आपको कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पर में 2 सेम है, यहाँ जो 2 है सो सेम लग रहा है आपको कि ये होगा कि ये होगा, लेकिन इसमें भी मैं यदि आपको इसीलिए आपको कर रहा हूँ कि वीडियो देखना बड़ी ज़रूरी है आपको, और यह क्वेश्चन आंसर जो मैं करवा रहा हूँ इसको बिल्कुल आपको देखना चाहिए। तो क्या करा है यहाँ पर मैं कि पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना नहीं होगा, क्या होगा? पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात को रखना, या बिल्कुल सही होगा। तो अब हम नेक्स्ट में चलेंगे। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 2। अब हम नेक्स्ट में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित होंगे। चलिए तो दूसरा सेट लेकर हम उपस्थित हैं। तो अब हम चलेंगे इसमें नेक्स्ट सेट है। इस नेक्स्ट सेट में आपको भाषा 2 से मैं प्रारंभ किया हूँ। भाषा 2 में क्या है? तो चलिए भाषा 2 का देखेंगे। तो क्या कर रहा है यहाँ पर मैं 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है यहाँ पर मैं कि 121 से 135 तक आपको भाषा पैडागोजी, जो यहाँ पर मैं भाषा से संबंधित जो आता है, जो यहाँ पर में क्वेश्चन है उस को हम देखेंगे। और जो पैसेज है उसको आप तो जानते ही हैं, उसको खुद से करना है, वो तो आसान है। चलिए तो यहाँ पर भाषा पर हम कम करेंगे चर्चा। कह रहा है कि आकलन का प्रयोग रिक्त के लिए होना चाहिए। किसके लिए? आकलन का प्रयोग रिक्त के लिए होना चाहिए। तो कितना? सीखा को आंकने के लिए, परस्पर तुलना के आंकने के लिए, भाषा की जानकारी के लिए, सीखने में मदद के लिए। सीखने में मदद के लिए, कितना सीखा को आंकने के लिए या सीखने में मदद। आकलन का प्रयोग सीखने में मदद के लिए होना चाहिए। यहाँ ऑथेंटिक क्या होगा? यहाँ सीबीएसई की तरफ जो आपका आंसर किया है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर में ये होगा आपका कि सीखने में मदद। ठीक है ना? कि वैसे होना चाहिए ये, लेकिन उनको क्या समझ में आया? होना चाहिए ये कि कितना सीखा को आंकने के लिए, आकलन का प्रयोग कितना सीखा को आंकने के लिए ये होना चाहिए। लेकिन उसका ऑथेंटिक आंसर की में दिया गया है कि सीखने में मदद के लिए। समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? सीखने में मदद के लिए दिया गया। मैं कभी देखा था, कल देख रहा था उसमें, तो यहाँ पर मैं ये आपका ऑथेंटिक है। यहीं पर थोड़ा सा हमको डाउट लगा, इसलिए मैं जाकर के उसको निकाला साइड से, तो देखा कि यहाँ पर में आंसर आपका ये दिया गया है, सीखने में मदद का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट में 122 में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें, उसकी भाषा का अनुकरण कर सकें, उसके बनने की प्रक्रिया को बता सकें, उसे बहुत सरलता से समझ सके।
यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि यहाँ उसके बनने की प्रक्रिया को दे सके, ये आप क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत है। उसकी भाषा का अनुकरण कर सके, भाई रे अनुकरण करने से क्या मतलब, अनुकरण करने से क्या हो जाएगा, आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। उसके बाद क्या होगा, उसे बहुत सरलता से समझ सकें या उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें। यहाँ पर मैं भाई मेरे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसे बहुत सरलता से समझ सकें। सरलता से समझना ये क्या मतलब है, कुछ भी मतलब नहीं है, आप समझ गए, ठीक है। लेकिन इससे भी नज़दीकी हमको मिल रहा है आंसर क्या, उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दें। क्या करें हम, उस पर अपनी बौद्धिक बौद्धिक प्रक्रिया दें, उस पर हम अपनी बौद्धिक प्रक्रिया दें, ठीक है ना। मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, बच्चा कोई काम कर रहा है तो या सोच रहा है, प्रक्रिया दे रहा है, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल ऑथेंटिक सही होगा, यहाँ पर मैं यही होगा। यदि आप चाहें तो आप देख भी सकते हैं, मतलब उसका आंसर की से भी मिलान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कर रहा है कि 23 में 123 में क्या कर रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है। लेखन कार्य में देखिए, आप यहाँ पर मैं सोचिए कि लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, ये तो आपको जानना होगा कि लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा। मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, आप यदि धैर्य से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। एक एक शब्द को मैं विश्लेषण करता हूँ, क्यों होगा क्यों नहीं होगा। यदि आप इन वीडियो को सही से देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप ये मतलब इससे चूक रहेंगे, मतलब अपने भाषा से कहीं भी पीछे रह पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात हो कि नहीं। तो मैं अधिक लंबा नहीं, लगभग मैं कितना इसको 100 के आसपास में क्वेश्चन करके फिर स्टॉप कर दूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो करूंगा, ठीक है ना। चलिए उस क्या करा है यहाँ पर मैं, जब प्राथमिक स्तर पर मैं विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, आपदा प्रबंधन पर स्लोगन लिखना। ये तो एक शब्द में हो गया भाई, नॉर्मल सा एक स्लोगन लिख दो बस हो गया, काम बन गया। लोग नहीं कहता है कि भाई किसी तरह काम निपटाओ, छोड़ो झंझट मत लो, तो वो वाली बात हो गई, नहीं होगा, गलती, बिल्कुल गलत। अधूरी कहानी का अंत करना, रे भाई यहाँ अधूरी कहानी लिखी हुई है उसको अंत कर देना, इससे क्या मतलब है। जल संरक्षण का विज्ञापन बनाना, ये भी क्या, कुछ नहीं, क्या होगा, डायरी लिखना। आप इसको ख्याल रखें कि जब भी डायरी लिखने की बात आएगी तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा यहाँ, ठीक ना। यहाँ यदि डायरी लिखने की बात आएगी तो बिल्कुल यहाँ पर मैं सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यदि मान लीजिए डायरी लिखना नहीं रहता, इसका कोई निगेटिव यहाँ दे दिया जाता, तो यहाँ पर मैं फिर 2 नंबर हो जाता, अधूरी कहानी का अंत लिखना, ठीक है। चलिए जो आधा कहानी दिया गया है उसको अपना पूरा कर देना है। नेक्स्ट में हम चलेंगे, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 22 के बाद 23 में चलेंगे हम। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु। अब देख लो कमजोर बिंदु पा गया। कमजोर बिंदु जैसे देखोगे, निगेटिव समझना है, निगेटिव समझना है तो बस समझना है। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं बहुत समय हो गया, थोड़ा सा नहीं बताया, या बता दूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी हौसला मिले, लगे, मतलब मुझे भी अच्छा लगे, देखूं थोड़ा सा। तो उसके बाद लाइक भी कीजिए, और आपके सहायता के लिए और आपके दोस्तों को सहायता पहुंचाने के लिए आप क्या कीजिए, तो इसको उनसे शेयर भी कीजिए ताकि उनको लाभ मिल सके। ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा कहीं पर में कि आपको ऐसा इस तरह से व्याख्या करके आपको समझाया गया, ठीक है, कि ऐसा आपको एक एक पीछे साल का क्वेश्चन लेकर के उसको करके आपको समझाएगा, ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलने वाला है। इसीलिए आप उनको शेयर कीजिए और दीजिए। मैं धीरे धीरे एक एक वीडियो इस पर मैं लाऊंगा आपके लिए। चलिए, शिक्षा सर्वस्वम चैनल है मेरा, शिक्षा सर्वस्वम चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे। 124 में करा है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु क्या होगा, लेखन में तार्किकता का समावेशन, लेखन में तार्किकता का समावेशन, भाषा का सृजनात्मक प्रयोग,
भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग, ये बिल्कुल क्या होगा, गलत। ये गलत बात है। क्या होगा, संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग, यह आपका बिल्कुल क्या होगा, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा। क्या सही होगा, तो यहाँ पर देख आपको बता रहा हूँ कि फिर लास्ट में कि लिखने में नए शब्द इस्तेमाल करना, ये भी आपका सही है। ठीक, तो गलत कौन सा था, संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग। यहाँ पर संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग नहीं होगा, कभी लिख देगा तार्किक निष्ठ शब्दावली का प्रयोग, कुछ कुछ करते रहेगा। तो यहाँ आपको सबसे कमजोर प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सबसे कमजोर बिंदु यही हो जाएगा आपका, यही सही हो जाएगा। आंसर आपका 3 ही होगा। समझ रहे मेरी बात को, आंसर आपका 3 ही होगा, क्योंकि सबसे कमजोर बिंदु यही है। और ये सब जो है सबसे उत्तम बिंदु है तार्किकता, सृजनात्मकता, उसके बाद इस्तेमाल करना, लिखने में नए शब्द का इस्तेमाल करना, ये सब। लेकिन संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग ये बिल्कुल आपका कमजोर बिंदु है, इस पर में आप ख्याल रखें। चलिए नेक्स्ट में 25 नंबर में चलेंगे, भाषा और लिपि के बीच। यह आपको बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना, बार बार पूछा जाता है। यह जो आपको 16 दिसंबर को एग्जाम हुआ है उसमें ही पूछा गया है इस प्रश्न को कि भाषा और लिपि के बीच क्या संबंध है। 16 दिसंबर को जो फर्स्ट पेपर हुआ है, 16 दिसंबर 2021 को जहाँ फर्स्ट पेपर हुआ है, इसमें ही पूछा गया था कि भाषा और लिपि के बीच क्या संबंध है। समझ रहे मेरी बात को कि नहीं, तो इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। क्या करा है, कोई निश्चित संबंध नहीं है रे भाई, कोई निश्चित संबंध नहीं है, गलत। एक तार्किक संबंध है, गलत। कोई संबंध होता ही नहीं है, ये भी गलत। एक निश्चित संबंध होता है, एक निश्चित संबंध होता है, ये गलत होगा। और आपका यहाँ थोड़ा सा गलती लग गया यहाँ। चलिए, ये आपका एक तार्किक संबंध होता है। समझ गए, भाषा और लिपि के बीच, भाषा समझ गए और लिपि के बीच एक तार्किक संबंध होता है। एक निश्चित संबंध जो कहा, यहाँ ये नहीं होगा, ठीक ना, निश्चित संबंध नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, एक तार्किक संबंध, नॉर्मल सा, एक आंशिक रूप से संबंध है, एक नॉर्मल से संबंध है, ठीक ना, ये आपको समझना है। समझ गए बात, एक तार्किक संबंध है, नॉर्मल। और यहाँ एक निश्चित संबंध होता है भाषा और लिपि का, तो ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन एक तार्किक थोड़ा सा संबंध होता है, और सब में गलत कर रहा है। कोई संबंध होता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। कोई निश्चित संबंध नहीं है होता, ये भी गलत है। उसके बाद एक निश्चित संबंध होता है, ये भी गलत है कि भाई निश्चित संबंध तो नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते हैं आपकी कि कोई संबंध होता ही नहीं है या कोई निश्चित संबंध नहीं है होता, लेकिन एक तार्किक संबंध होता है भाषा और लिपि। जैसे आप बोलते हैं ना कि क्या भाई कहाँ जा रहे हो, आप लिखते हैं ना, तो भाषा क्या है, हिंदी। लिख क्या रहे हैं आप, इंग्लिश में। भाषा है हिंदी, लिखते हैं क्या, इंग्लिश में। क्या भाई कहाँ जा रहे हो, हाँ। तो इस टाइप से आप लिखते हैं कि नहीं, तो भाषा क्या बोल रहे हैं, हिंदी, और लिख रहे हैं क्या, किसको, तो इंग्लिश में लिख रहे हैं। तो यही आपकी बात यहाँ पर मैं कहा, एक तार्किक संबंध है थोड़ा संबंध है, निश्चित संबंध नहीं कर सकते, लेकिन एक तार्किक संबंध हम बोल सकते हैं। चलिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर में हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे, बताइए। यदि बताइए फटाफट कमेंट कीजिए, क्या आंसर होगा। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका, देखिए मौखिक परीक्षा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, रुक जाइए, बिल्कुल गलत होगा यहाँ पर में। उसके बाद पोर्टफोलियो, रुक जाइए, जांच सूची, ये तो बिल्कुल गलत, जांच सूची दिखे काट देना है। लिखित परीक्षा,
लिखित परीक्षा भी थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर में जब हमको लिखित परीक्षा से बेटर देन यहाँ मिल रहा है पोर्टफोलियो भाई, तो हम पोर्टफोलियो में क्यों नहीं रखें, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो आपको सीरियली में, सीक्वेंस में आपकी जानकारी को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है ना। पोर्टफोलियो मतलब उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे, तो भाषा आकलन करने में पोर्टफोलियो में सीक्वेंस रूप से आपको सजा करके आपकी जानकारी को इकट्ठा की जाती है, उसको रखा जाता है, सहेजा जाता है, समझा जाता है, सही, ठीक है ना। यही पोर्टफोलियो आपका है, सबसे नज़दीकी हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो। अच्छा चलिए नेक्स्ट में पोर्टफोलियो देखना है, भाषा संबंधित जो भी चीज़ है उसमें यदि उसको संरक्षित करने, आकलन करने ऐसा में यदि पोर्टफोलियो दिखे, अब बिल्कुल पोर्टफोलियो पर में आप कर लेंगे। नेक्स्ट में चलेंगे 127 में। 127 में क्या करा है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। बहुभाषिक कक्षा क्या होता है, जिसमें बहुत प्रकार के भाषा वाले बच्चे होते हैं। एक जटिल समस्या है जो अन्य समस्या पैदा कर सकती है। भाई क्यों जटिल समस्या क्यों रहेगी, ये आपके कहने से थोड़े हो जाएगा। हिंदी भाषा की कक्षाओं में बाहर ही रहनी चाहिए। ये तो आप और गलत कर दिया, ये तो और गलत बोल दिया। बहुत गंभीर समस्या है, बहुत गंभीर समस्या, जैसे लग रहा है कि इसका कोई काम ही नहीं है, गंभीर समस्या है। भाई रे संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है, इसको एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं जो है तो संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है, बिल्कुल सही। चलिए आगे चलिए, अधिक नहीं इस पर दिमाग लगाएंगे। नेक्स्ट में उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में हम क्या करते हैं, मैंने कहा था वहाँ पर मैं आपको आगमन पद्धति क्या होता है, आगमन पद्धति यहाँ पर में है। आगमन पद्धति का मतलब कि पहले उदाहरण उसके बाद नियम, निगमन पद्धति का मतलब पहले नियम उसके बाद उदाहरण। व्याकरण जब हम पढ़ाएंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर में 6 to 8 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर में आपको आगमन पद्धति में हो जाएगा पहले उदाहरण, पहले एक मिनट रुक जाइए, पहले उदाहरण, समझ रहे बात की नहीं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। यहाँ नियम ये हो गया, निगमन विधि, व्याकरण ये तो गलत ही हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। चलिए समझ गए बात, एक एक बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट में चलेंगे, यदि वीडियो सही से देखेंगे तो बिल्कुल आपको कोई रोक नहीं सकता है। अब कह रहा है अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध रिक्त के साथ है। मेरे भाई अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध, इससे पहले बताया था मैं कि जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता होती है बच्चों में, किसने कहा, तो यहाँ पर मैं किसी के तरफ नहीं जाना है, सीधा आपको सीधे के कहाँ जाना है, चॉम्स्की के बारे में मैं बताया था, नोम चॉम्स्की, कि अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध चॉम्स्की से है, ठीक है ना, समझ गए। ये जो है पियाजे महोदय, पियाजे क्या कहता है, पियाजे कहते हैं कि इनका कुछ यह है कि इसमें ये पियाजे कहते हैं कि अंतर्निहित ये कह रहे हैं कि आंतरिक संबंध ऐसे करके कहते हैं। स्किनर जो है ये अनुकरण करते हैं, ठीक है ना, अनुकरण, ये अनुकरण में जाते हैं। उसके वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं आपको SCL, ठीक है ना, सोशल कल्चर और लैंग्वेज, ये तीनों में जाते हैं वाइगोत्स्की, समझ गए मेरी बात को। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे, 30 में चलेंगे, 30 में अब 30 में क्या कर रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य क्या होगा, तो साहित्य, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं ना, यहाँ पर में कोई दिक्कत नहीं ना हुई है 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन में नॉर्मल यही समझना है कि अंतर्निहित, यदि आपको कठिन लग रहा होगा सब, इतना सोच लेना है डायरेक्ट कि भाषा जन्मजात क्षमता होती है, सीखने की क्षमता होती है, किसने कहा है, तो चॉम्स्की कहा है कि क्षमता मतलब भाषा क्षमता का संबंध है अंतर्निहित से, चॉम्स्की से, ठीक है। चलिए अनुकरण कहता है ये स्किनर, और वाइगोत्स्की इसका सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा इत्यादि। चलिए नेक्स्ट में
अब हम चलेंगे 30 नंबर में। 30 नंबर का रहा है आपको, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है साहित्य की गद्य एवं पद्य विधाओं की रचना। हे मेरी भाई, यहाँ साहित्य की गद्य और पद्य क्लास 5 में तुम सिखा दो, 6 में ही सिखा दो, साहित्य का गद्य पद्य की विधाओं की रचना सिखा दो। 6 में पता भी नहीं होता है बच्चों को कि क्या गद्य होती है, क्या सही से क्या पद्य होती है। चलिए नेक्स्ट में क्या, हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना। ये क्या आप बक बक कर रहे हैं? हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। तो यहाँ पर में आप इसको सही समझेंगे, यही बिल्कुल सही है, ठीक है ना। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान करना आ जाता है 6-8 में, ठीक है ना। तो भाषा की पहचान करना और उसका विश्लेषण करना, विश्लेषण कर सकता है भाषा को, उसका स्पीच दे सकता है अपना। और यहाँ व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना। ये कंठस्थ करना तो जैसे ही दिखे तो सबसे पहले इसको काट के कितने बार काटेंगे समझ नहीं सकते हैं। चलिए क्या हो गया यहाँ पर में, हिंदी भाषा के समग्र मतलब भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। किस तरह से हम इसको काटते हैं, किस तरह से आंसर निकालते हैं, आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट में 31 में 131 में देखेंगे। 131 में कह रहा है कि हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों को जान सके, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके। अरे भाई, नियमावली क्यों जानेगा? समस्त नियमावली को क्यों जनवा रहे हो यहाँ पर में? गलत। उसका तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, बिल्कुल यहाँ पर में। और उसका तत्सम क्या, ये क्या है? कुछ नहीं, गलत है। उसके बाद हिंदी भाषा के मुहावरों को लोकोक्तियों को जान सके। यहाँ पर में मुझे इससे अधिक अच्छा ऑप्शन मिला है तो हम क्यों जाएंगे उसमें। नंबर 2 सही होगा, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। क्या कर रहा है कि विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। ये आपका बिल्कुल सही ऑथेंटिक, प्रभावी प्रयोग कर सके। बच्चा जैसे ही प्रभावी प्रयोग करना शुरू करेगा उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट में कह रहा है कि हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा। ये गलत, ये गलत। हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य क्या है? तो यहाँ पर हिंदी भाषा सीखने सिखाने की परीक्षा, लिखित परीक्षा, गलत। उसके बाद भाषा की दृश्य सामग्री की उपलब्धता, यदि उपलब्ध करा देंगे उससे थोड़े सीख जाएंगे बच्चे। भाषा की पाठ्यपुस्तक की उपलब्धता, पाठ्यपुस्तक उपलब्ध करा देंगे सीख जाएंगे, कुछ नहीं। तो हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है? समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। यहाँ समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता जैसे ही आया, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में हम चलेंगे, 32 के बाद 33 में चलेंगे। आ गया 2-3 क्वेश्चन करने के बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण बोल रहा है। तो और क्या बोल रहा है? उच्च प्राथमिक देखना है और महत्वपूर्ण देखना है। तो हिंदी का भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग, हिंदी भाषा की साहित्यों की जानकारी, साहित्य की जानकारी क्या कर लेंगे, आचार डालेंगे क्या? हिंदी भाषा की मानक वर्तनी की जानकारी, ये भी नहीं। हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी, ये भी नहीं। तो हमें सबसे सटीक क्या मिला यहाँ पर में? नंबर 1, हिंदी भाषा की बारीकियाँ और बारीकियाँ की समझ व प्रयोग। समझ भी होना चाहिए और इसका क्या होना चाहिए, हमें प्रयोग करना भी समझ आना चाहिए, ठीक है ना। क्या हो गया आपका? हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग, यह आपका बिल्कुल सटीक है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है। चलिए, तो यह सरल होता है, यह कठिन होता है, यह सीखा जा सकता है, यह सहज होता है। अब देखिए आपको गौर करना है, क्या पूछ रहा है? भाषा अर्जन के संबंध में,
भाषा किसके, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है मेरे भाई। भाषा अर्जन पूछ रहा है तो अर्जन का मतलब क्या होता है, अधिगम। अधिगम और अर्जन का मतलब, अधिगम का मतलब आप स्कूल में जा कर के बैठ करके दिन भर बैठते हैं, फिर हर एक चीज़ को सीखते हैं, ठीक ना, कोशिश करते हैं ना, आप कोशिश करते हैं। और जैसे यहाँ पर में अधिगम रहता तो क्या हो जाता, यदि अधिगम के मतलब अधिगम रहता, यहाँ पर में आपका यह सही हो जाता, यह सीखा जाता है, अधिगम सीखा जाता है। लेकिन यहाँ पर में अधिगम नहीं अर्जन है तो गलत हो जाएगा। यह कठिन होता है, कठिन के क्यों होगा भाई। यह सहज होता है, यह सरल होता है, सरल कभी नहीं होता है। तो क्या होगा, यह सहज होता है, बिल्कुल आप इससे जुड़ेंगे। जो अर्जन है, अर्जन यह सहज होता है, व्यक्ति में सहज आता है। आप पर्यावरण से, आप आस पड़ोस से, आप अपने परिवार से, आप अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से आप बिल्कुल सहज रूप में इसको ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, अर्जन करते हैं, ठीक है ना। जो बिखरा हुआ है ना भाषा, उसको आप क्या करते हैं, तो समेट लेते हैं। जैसे नहीं हम किसी चीज़ को जैसे मिले, कुछ मान लो कहीं पर में कुछ पड़ा हुआ पैसा मिले तो, या कुछ ऐसी चीज़ मिले, पुस्तक मिल जाए, कुछ ऐसे धन मिल जाए, तो आप दौड़ के जाते हैं उसको समेटेंगे ना हाथ से। तो वही बात है समटना। तो वहाँ आप छिटा हुआ है, फैला हुआ है, उसको आप क्या करेंगे, तो अर्जन करेंगे, ठीक ना, डायरेक्ट सहज रूप से अर्जन करेंगे। और जब आप सीखने जा मतलब अधिगम होता है तो अधिगम आपको सीखा जाता है स्कूल में जा कर के। समझ के बात कंप्लीट। चलिए, यह सहज होता है। 4 नंबर नेक्स्ट में, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है। क्या होगा बताइए। तो फिर से एक बार पढ़िए, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य क्या है। बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना, अन्य विषयों को सीखने में मदद करना, या अन्य विषयों का सरलीकरण करना, या बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी देना। बताइए फटाफट क्या होगा। यदि आप अन्य को उच्च प्राथमिक स्तर पर में विभिन्न विषयों पर आधारित पाठ को पाठ्य पुस्तक में शामिल करेंगे तो क्या होगा, तो बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना हो सकता है, सीखने में मदद करना, अन्य विषयों का सरलीकरण करना, या बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी देना, ठीक है ना। यहाँ पर में क्या होगा, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना, या बच्चों एक होगा या तो 4 होगा, बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी देना, ठीक। लेकिन यहाँ इससे सटीक हो जाएगा, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना। जैसे ही परिचित शब्द आया, यहाँ आप उसको परिचित करवाइए, परिचित करने के बाद खुद उससे समझ जाएगा। यहाँ परिचित कराना, ठीक है ना। गुरु क्या करते हैं, वह बताते हैं कि ईश्वर ये हैं, ईश्वर ऐसे मिलते हैं, ठीक है ना। बच्चे तो खुद अपने अनुभव से उसको सीखते हैं उनको पहचानते हैं, समझते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर में आपका, तो बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है कि बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना। ये भी हो सकता है इसमें कोई, लेकिन आंसर सही आपका यही होगा, एक ही नंबर। चलिए नेक्स्ट में 35 हो गया, लास्ट था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाऊं, चलिए फिर से लेकर आ गए हैं दूसरा सेट। दूसरा नेक्स्ट सेट में हम देखेंगे इसको क्या करा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर 136 नंबर में उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा। देखिए इससे पहले आपको यहाँ पर मैं देख रहे हैं आप ना, यहाँ सारा पैसे दिया गया है, ये पैसे सबको नहीं करना है ना, पैसे सब आप इसमें तो बस देख कर ही कर लेना है आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ मेन पेडागोजी का है जिसको करवाना महत्वपूर्ण है और आपको जानना भी महत्वपूर्ण है।
तो मैं लगभग में 100-150 क्वेश्चन का एक सीरीज बना रहा हूँ। इसमें आप बिल्कुल इसको ध्यान से और एक एक क्वेश्चन को बिना स्क्रिप्ट किए हुए आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। चलिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए क्या कहा, उच्च प्राथमिक स्तर पर में बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न है, बादलों के घिर आने पर कवि किसान को उठने के लिए क्यों कहता है। ठीक, जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा। तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। रूप बदलकर बादल किसान के कौन से सपनों को साकार करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बादलों के घिर आने पर कवि किसान को उठने के लिए क्यों कहता है, तो यहाँ आपका यह आंसर यहाँ हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए नंबर 2 में कह रहा है जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा। क्या होगा मतलब अच्छा लगेगा, जो कुछ एक एक वर्ड में आंसर हो गया। तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 शब्द लिखो। यहाँ ये भी बिल्कुल गलत होगा कि भाई 5 शब्द लिख लो, एक शब्द लिख लो, इसमें क्या मतलब। रूप बदल कर बादल किसान के, चाहे या तो एक होगा, ये भी गलत होगा, या तो एक होगा या तो 4 होगा। रूप बदल कर बादल किसान के कौन से सपनों को साकार करते हैं। कौन से सपने को साकार करते हैं, अब बताइए कि मान लीजिए कि कहेगा उनको धन चाहिए या उनको पानी चाहिए, तो पानी बरसने की सपने को साकार करता है। हाँ, तो ये तो एक वर्ड हो गया, लेकिन मुक्त आंसर जो है यहाँ पर में बादलों के घिर आने पर कभी किसान को उठने के लिए क्यों कहते हैं। क्योंकि कहते हैं उठ जाओ, बादल घिर गए हैं, अपने खेत पे जाओ, हल लेके जाओ, बैल लेके जाओ, काम करो, कुदाल लो, ये करो वो करो, तब जा कर के अपना ये, तो ये आपका मुक्त आंसर होता है। यहाँ पर में आपका आंसर 1 हो जाएगा। नंबर 2 में चलेंगे हम, नंबर 2 में आंसर में चलेंगे। नंबर 2 कह रहा है मतलब 37 में कह रहा है, 37 में कह रहा है कि अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षक को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में यह प्रश्न कक्षा में बच्चों को गीत गाने का अवसर देता है, कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है, कक्षा में समय के सदुपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है, कक्षा में मनोरंजन का साधन है। प्रश्न को गौर से देखिए, क्या करा है, अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षक को सुनाओ। तो अपनी मातृभाषा मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, सबकी अपनी अपनी मातृभाषा है। तो कह रहा है कि अपनी मातृभाषा में सुनिए ध्यान से, यहाँ क्या करे, बच्चों की गीत गाने का अवसर प्रदान करता है। तो गीत गाने का अवसर प्रदान करना, ये क्या मतलब हुआ, कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है। अब बहुभाषिक संदर्भ यहाँ बहुभाषिक से प्रश्न किया गया है, बहुभाषिक संदर्भ में पोषित करता है। ये कह रहा है कि भाई आप इसकी तरह से कीजिए, इस तरह से कीजिए, ठीक है ना। सब अपना अपना भाषा में, अपनी अपनी भाषा में सब क्या करता है, तो सुनाता है अपना कविता, कहानी, गीत, जो कुछ। लेकिन कक्षा में समय के सदुपयोग का उपयोग ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। जो सबसे नज़दीकी मिलेगा वह यह हो जाएगा आपका, कक्षा में बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है। क्या, यह अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षक को सुनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट में 38 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन कराएगा, जब प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है। देखिए क्या है, जब उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा प्रयोग का, क्या कर रहा है कि जब उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी, तो बातचीत बिल्कुल सही, पोर्टफोलियो बिल्कुल सही प्रभावी प्रयोग, उसके बाद अवलोकन बिल्कुल सही, जांच सूची, क्या है, जांच सूची को कितने बार करेंगे पता नहीं, तो जांच सूची जो है आपकी यहाँ यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सबसे कमजोर
सबसे कम प्रभावी आपका जांच सूची है। ठीक है, अवलोकन, बातचीत, पोर्टफोलियो, ये सब के सब आपका सही है। जांच सूची बिल्कुल कमजोर है। नेक्स्ट में राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है। राधिका क्या करती है? 7वीं कक्षा में पढ़ाती है। राधिका एक शिक्षक है, शिक्षिका है। वे बच्चों को नाम संबंधित कुछ उदाहरण देती हैं, फिर संज्ञा के बारे में समझाती हैं। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है। राधिका के द्वारा प्रयुक्त कौन सी विधि है बताइए? राधिका पढ़ाती है, पढ़ाते समय वे बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती हैं। भाई इसको पकड़ लो, पकड़ लो, सबसे पहले इसको पकड़ो। किसको पकड़ो? तो उदाहरण को पकड़ो। तो क्या करा है? पहले पहले क्या करती है? वे बच्चों को नाम संबंधित कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। क्या करती है? संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका पहले उदाहरण दी, फिर उसके बाद संज्ञा के बारे में समझाई। समझ रहे बात? उदाहरण के बाद समझाना, नियम बताना। तो राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि कौन सी है? तो आगमन विधि। यहाँ पर बस उदाहरण पहले, उसके बाद नियम, आगमन विधि। सूत्र विधि नहीं होगा। उसके बाद भाषा संसर्ग विधि, ये भी नहीं। निगमन विधि, ये तो हो जाता नियम, और पहले नियम उसके बाद उदाहरण। यहाँ पर मैं उदाहरण कर रहा है, फिर उसके बाद नियम बता रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर में? आगमन विधि। चलिए नेक्स्ट में 40 नंबर में 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो शब्दों की सही वर्तनी की जानकारी देना, अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना, आकलन को लचीला और सुविधापूर्ण बताना, बच्चों को उनकी गलती का अनुभव कराना। गलती का अनुभव क्यों करवाएंगे भाई? ठीक है, गलती का अनुभव क्या हो जाएगा यहाँ पर में? यहाँ पर में आंसर हो जाएगा आपका अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट कराना। ठीक है, ध्यान उसको आकृष्ट कराना, यहाँ पर में ये सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में 41 में चलेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है, कमजोर। तो अपने बचपन की कोई ऐसी घटना लिखो जब शरारत करने पर डांट पड़ी हो। अगर तुम्हारे घर के किसी कोने में चिड़िया अपना घोंसला बना ले तो तुम क्या करोगे? नादान दोस्त कहानी का अंत परिवर्तित करते हुए कहानी को अपने शब्दों में लिखो। कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। तो अधूरी पंक्ति को देखकर पूरा करना, उसके नादान दोस्त कहानी का अंत परिवर्तित करते हुए कहानी को, यहाँ पर मैं क्या कह रहा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका क्या? नादान दोस्त कहानी का अंत परिवर्तित करते हुए कहानी को अपने शब्दों में लिखो। सब है यहाँ पर में, लेकिन यहाँ कह रहा है कि अपने शब्दों में आप उसको क्या कीजिए? तो नादान दोस्त कहानी का अंत परिवर्तन करते हुए कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। कहानी को अपने शब्दों में लिखिए, अपने दिमाग से लिखिए। नेक्स्ट में चलेंगे 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है श्रुतलेख का कार्य, कहानी पढ़कर सवाल बनाना, प्रदूषण पर निबंध लिखना या सुलेख का कार्य। तो प्रदूषण पर निबंध लिखना, कहानी पढ़कर सवाल बनाना या श्रुतलेख का कार्य। तो यहाँ पर बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास मतलब बच्चों में पढ़ने और लिखने दोनों का राय, पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो यहाँ पढ़ के कराए कि लिखने, तो श्रुतलेख का कार्य तो ये तो नहीं होगा। कहानी पढ़कर सवाल बनाना, कहानी पढ़ लेना और उसका सवाल बनाना, प्रदूषण पर निबंध लिखना। ठीक है ना? तो कह रहा है कि यहाँ पर प्रदूषण पर में आप निबंध लिखेंगे एक सुलेख का कार्य। यहाँ पर में आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा कहानी पढ़कर सवाल बनाना। यहाँ क्या कर रहा है? पढ़ने और लिखने की कुशलता।
तो यहाँ आप कहानी को पढ़ते हैं, उससे थिंकिंग निकालते हैं, अपना सोच पर विकसित करते हैं और उसके माध्यम से आप वहाँ सवाल बनाते हैं। ठीक है ना। तो कहानी पढ़कर सवाल बनाना, ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे 43 नंबर में। कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि बच्चों की मातृभाषा को ही पढ़ाया जाए। बिल्कुल गलत, ही जैसे ही कहा, मातृभाषा को ही पढ़ाया जाए। क्या किसी का खरीदा हुआ तो नहीं है? बच्चों को चार चार भाषाएं पढ़ाई जाए, ये भी नहीं भाई। चार चार भाषा क्यों? बच्चों का भाषा आकलन बिल्कुल न हो, ये भाषा आकलन बिल्कुल न हो, ये तो सबसे गया गुजरा है। बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। वेरी गुड, ये आपका यही सही होगा। क्या होगा? यही सही होगा। क्या सही होगा? तो बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। जहाँ भी होगा बच्चों को बच्चों की मातृभाषा जो भी है, या जो भी बच्चों का जो भी काम होगा उस पर में आप बिल्कुल ध्यान देंगे, उसका काम होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी के व्याकरणिक बिंदुओं को कंठस्थ करना। ये क्या कंठस्थ लगाए रखा है? उसके बाद हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों को जानकारी देना। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी भाषा में अनुदित सामग्री को पढ़ना या बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। क्या करा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो हिंदी भाषा में अनुदित सामग्री को पढ़ना या बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। यहाँ पर मैं ये तो लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लूँ। हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना। तो हिंदी यहाँ पर मैं क्या कर रहा है कि हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना। यहाँ पर आपका आंसर ये हो जाएगा सही, 2 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगा कि 3-4 नंबर होगा, लेकिन यहाँ आंसर 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि क्या कर रहा है कि हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना। ठीक ना। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो हिंदी भाषा के विविध शब्द भी ख्याल रखें आप कि विविध शब्द भी जहाँ प्रयोग किया जाए वहाँ पर में ध्यान रखें कि विविध शब्द महत्वपूर्ण होगा। तो हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना। ठीक है, बिल्कुल आपका नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए 45 में चलेंगे। इस सेट को लास्ट करके फिर बंद करेंगे। नेक्स्ट जो चलेगा उसमें फिर और क्वेश्चन लाएंगे। इसमें करीब 100 क्वेश्चन होने वाला होगा। चलिए, तो क्या कहा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो उनके अर्थ जानना, उनका क्रम याद रखना, संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना, उनकी परिभाषा याद करना। यहाँ पर मैं कह रहा है कि मुहावरा और लोकोक्ति के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? उनके अर्थ जानना। भाई ठीक है, लेकिन उनका क्रम याद रखना बिल्कुल गलत है। क्रम याद रखना ये क्या है? संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना बिल्कुल सही। यही आपका एक सही, सबसे सही है। ठीक है ना। उसके उनकी परिभाषा याद रखना ये तो गलत ही है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं 1 और 3 जो है, 1 और 3 में थी बात उनके अर्थ जानना, लेकिन यहाँ पर मैं प्रयोग जब करने के लिए कह रहा है मुहावरा के बात में, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा संदर्भानुसार, संदर्भ के अनुसार से उनका प्रयोग करना। ये आपका बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा। उनके अर्थ जानना ये आपका, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 3। चलिए अब 4 में चलेंगे। मतलब यहाँ पर 46 में चलेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना हिंदी भाषा शिक्षण के प्रति अरुचि का कारण है। हिंदी भाषा शिक्षण में एक जटिल समस्या है। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। भाषा नीति की जटिल समस्या है। यहाँ पर मैं अरुचि भी नहीं होगा। अरुचि क्यों करेंगे भाई?
क्या कर रहा है कि कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। तो विकास क्या हो जाएगा यहाँ पर में, ये गलत हो जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षा में एक जटिल समस्या है, समस्या क्यों होगा बहुभाषिकता में। उसके बाद भाषा नीति की जटिल समस्या, 4 नंबर भी गलत होगा। उसको क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक है ना। भाषा कक्षा बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भ में संवेदनशीलता का विकास जो है सो हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण मुख्य उद्देश्य है। यही आपका आंसर सही हो जाएगा, नंबर 3, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। चलिए अब चलेंगे हम 47 नंबर में, 147 में उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराते हैं। क्या कर रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को, विभिन्न साहित्यिक विधा जो है उसका पाठ हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराते हैं। आगे देखें, हिंदी भाषा में साहित्यिक सृजन के लिए प्रेरित करते हैं। दर्शाए सभी विकल्प हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित कराते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ पर में आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ आंसर हो जाएगा आपका हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित कराना। यहाँ आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ओके, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। चलेंगे अब इसके बाद नेक्स्ट में 48 में 148 नंबर में का उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना। सही है। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना। भाई जैसे ही आया व्याकरण कंठस्थ करना तो सबसे कमज़ोर पूछ रहा है ना, नहीं है, तो यह सबसे कमज़ोर नहीं है। ठीक है ना, गलत है ये। उसके बाद विभिन्न साहित्यिक विधाओं और ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास करना, ये भी सही है। सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता लगाना, मतलब एक नज़र में आप जैसे ही नॉवेल देखते हैं उसको समझ जाते हैं कि इसमें क्या कहानी है क्या नहीं है इसके अंदर में। तो बस आप इसी तरह से यहाँ ये सही हो गया, ये भी सही होगा, ये भी सही हुआ, तो गलत कौन हुआ, ये आपका गलत हुआ। जिस गलत के कारण आपका यहाँ पूछ रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, जो नहीं है वही सही होगा। आंसर आपका 2 हो गया। चलिए आंसर 2। अब चलेंगे 49 में हम चलेंगे, 49 में डायरेक्ट। तो 49 में कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है। तो पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, संचार माध्यमों का प्रयोग, अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक पूछ रहा है। समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता सही है। अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना। उसके बाद संचार माध्यमों का प्रयोग, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। तो यहाँ अन्य विषयों की कक्षा में भाषा पर ध्यान देना, ठीक ना। संचार माध्यमों का प्रयोग, यहाँ पर में जो है ना, यहाँ ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, लेकिन सबसे कम प्रयोग आपका यही होगा, संचार माध्यमों का प्रयोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक आपका संचार माध्यम का जो प्रयोग है यह भी आपका यह सबसे कम प्रयोग है, ठीक है ना। क्योंकि अन्य विषय की कक्षा जो है, मान लीजिए गणित की कक्षा, विज्ञान की कक्षा, उसमें भी आप भाषा सीखते हैं, ठीक ना। पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, संचार माध्यम, पाठ्य पुस्तकों का
प्रयोग। लेकिन यहाँ पर मैं आप 1 मिनट थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, 2 नंबर नहीं होकर के आपका नंबर 1 हो जाएगा। गलत, 1 इसलिए गलत होगा क्योंकि यहाँ का पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। मेरे भाई पाठ्य पुस्तक का प्रयोग जो है ना, सो सबसे कम। संचार माध्यम से भी आप भाषा को क्या करते हैं, तो सीखते हैं। ठीक है ना। यहाँ नंबर 1 आपका बिल्कुल नंबर 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे लास्ट क्वेश्चन में। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान देंगे? रचनाओं की लंबाई, बच्चों का स्तर और रुचि, सरल भाषा, या रचनाकार की प्रसिद्धि। तो यहाँ पर में आप देखेंगे, यहाँ 4 नंबर। रचनाकार की प्रसिद्धि गलत। सरल भाषा क्यों होगी? बच्चों का स्तर और रुचि, या रचनाओं की लंबाई। तो ये रचना की लंबाई इसको कोई तात्पर्य नहीं है। तो बच्चों का स्तर जो है ना, इसको यदि आप ख्याल रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। चलिए, तो हो जाएगा आपका 50 का 2 नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख लिए। नेक्स्ट में एक सेट मैं और चाहता हूँ कि एक सेट और करवाऊँ आपको। तो हम नेक्स्ट एक सेट और लाता हूँ और उसके माध्यम से इसको लास्ट करूँगा। चलिए, तो आज यही लास्ट करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर आपको भी परेशानी होगी। और फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें फिर लगभग में 150-200 प्रश्न रहेगा, आपका क्वेश्चन आंसर रहेगा, क्वेश्चन रहेगा भाषा का। तो इसको बिल्कुल आप एक बार ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करना है। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आपका संस्कृत का है, हिंदी का है, उसके बाद बाल विकास का है, या सोशल साइंस का है, जो भी है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, सब के सब इस पर में आप कंटिन्यू चलेगा, आपको करवाएंगे यहाँ पर में। तो चलिए, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें।